लायबिलिटी का मतलब समझ में आया था आपको? मैंने आपको दो प्रकार की लायबिलिटी करवाई थी बेटा, एक इंटरनल लायबिलिटी ठीक है, और एक एक्सटर्नल लायबिलिटी। राइट, ठीक है। अब बेटा अगर आप लोगों को बेटा अकाउंटेंसी के अंदर अपनी ग्रिप बनानी है, ठीक है, तो अकाउंट्स के अंदर ग्रिप बनाने का एक ही मात्र तरीका है कि उसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ो, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी होना बड़ा जरूरी है कि इंटरनल लायबिलिटी का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि बस बेटा इंटरनल लायबिलिटी का हमने एक रट्टा लगा लिया कि इंटरनल लायबिलिटी ये है, एक्सटर्नल लायबिलिटी ये है। बिल्कुल डीप में जाके आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। आज मैं इन दोनों के मतलब भी लिखवाऊंगा आपको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल लायबिलिटी एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज, राइट। लेकिन उससे पहले फटाफट से एक बार और हम पढ़ लेते हैं इंटरनल लायबिलिटी क्यों बोला गया, एक्सटर्नल लायबिलिटी किस किस को कहते हैं, ठीक है। इंटरनल लायबिलिटी एक्सटर्नल लायबिलिटी कहां से आई बेटा? अगर मैं कहूं इंटरनल लायबिलिटी होता है, एक्सटर्नल लायबिलिटी होता है और यही दो लायबिलिटी होती हैं, इसके अलावा कोई और लायबिलिटी नहीं होती, ये वर्ड कहां से आए, ये कॉन्सेप्ट कैसे बना? बड़ा सिंपल सा है रूल बेटा। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कौन सा बिजनेस होता है? जिसके अंदर अकेला मालिक होता है। अब मैं अगर अपने बिजनेस का अकेला मालिक हूं, ठीक है, तो मेरे बिजनेस के पास पैसा कहां से आएगा? श्री बालाजी क्लासेस, श्री बालाजी क्लासेस का सोल ओनर है विकास जैन, राइट। तो अगर श्री बालाजी क्लासेस को पैसा चाहिए बेटा, राइट, तो कहां से आएगा? श्री बालाजी क्लासेस के पास पैसा या तो मालिक से आएगा, मेरा फर्ज बनता है या तो मैं अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करूं, तो यानी बालाजी क्लासेस या तो अपने मालिक से पैसा लेगा या फिर मालिक को छोड़ के किसी और से लेगा, ठीक है। तो अकाउंट्स में दो लायबिलिटी की कैटेगरी कर दी गई, एक अगर ओनर से लेगा तो इंटरनल क्योंकि वो घर का है, और ओनर को छोड़ दो, उसके अलावा दुनिया में वो किसी से भी पैसा लेता है या बिजनेस ने उसका पैसा देना है अगर किसी को, तो वो बिजनेस की कौन सी लायबिलिटी मानी जाएगी बेटा? एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल जो लायबिलिटी है ना बेटा, वो कौन सी है? जो पैसा ड्यू है, ड्यू मतलब बेटा पेंडिंग आउटस्टैंडिंग टूवर्ड्स इट्स ओनर, अपने मालिक को, मैं बिजनेस हूं तुम्हारा, अपने मालिक को जो पैसा मैंने देना है, बिजनेस ने जो पैसा अपने मालिक को देना है, वो बिजनेस की क्या है? इंटरनल लायबिलिटी। और इसको बेटा, इसका एक एग्जांपल है जिसका नाम है कैपिटल। क्या है बेटा? कैपिटल को हिंदी में कहते हैं पूंजी। अगर आपने कभी अपने घर में सुना हो पापा लोगों से, ताऊ लोगों से कि हमारे बिजनेस के अंदर इतने रुपए की पूंजी लगी हुई है, इतने रुपए की पूंजी खराब होगी, पूंजी मतलब इन्वेस्टमेंट, ओनर ने अपने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया, या मैं कहूं कि मालिक को बिजनेस ने कितना पैसा देना है, दैट इज द इंटरनल लायबिलिटी ऑफ बिजनेस। और इंटरनल लायबिलिटी का एक एग्जांपल है जिसको कहते हैं कैपिटल। क्लियर हो गया बेटा? अब अगर मैं कहूं कैपिटल एक लायबिलिटी है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कैपिटल एक लायबिलिटी है, किसकी? ओनर की या बिजनेस की? बिजनेस की। आपने फर्स्ट क्लास देखी है ना बेटा? अगर कैपिटल एक लायबिलिटी है, किसकी? बिजनेस की। ओनर की नहीं है। ओनर की क्या है? ये एक इन्वेस्टमेंट है बेटा। ओनर ने तो पैसा लगाया ना अपने बिजनेस में, तो आप ओनर हो और आप अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो दिस इज योर इन्वेस्टमेंट। बट बिजनेस की इन्वेस्टमेंट नहीं है ये बिजनेस की लायबिलिटी है। और कौन सी लायबिलिटी बेटा? इंटरनल। क्लियर हो गया इंटरनल लायबिलिटी का मतलब? और इंटरनल लायबिलिटी का एक एग्जांपल है कैपिटल, ठीक है। एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या है? बिजनेस ने ओनर को छोड़ के दुनिया में किसी का भी पैसा देना है, गवर्नमेंट का पैसा देना है, मार्केट का पैसा देना है, अपने इंप्लॉइज का पैसा देना है, रेंट पे करना है, अपने फ्लोर का स्पेस का रेंट पे नहीं किया अभी, कुछ भी पैसा देना है किसी भी चीज का बेटा, तो वो बिजनेस की कौन सी लायबिलिटी होगी? एक्सटर्नल। तो इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं बेटा? एक्सटर्नल लायबिलिटी के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? लोन फ्रॉम बैंक हो सकता है, हमने बैंक से लोन ले रखा है, हमने मतलब बिजनेस ने, तो बिजनेस की कौन सी लायबिलिटी है? सैलरी पेबल। सैलरी पेबल मतलब हमने अपने इंप्लॉइज का पैसा देना है, मैंने अपने इंप्लॉइज से एक महीना काम तो करवा लिया बेटा, बट अभी तक उसकी पेमेंट नहीं करी, तो कौन सी लायबिलिटी है बिजनेस की? एक्सटर्नल लायबिलिटी है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल अभी तक हमने भरा नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट अभी तक हमने करी नहीं, पेंडिंग है, तो कौन सी लायबिलिटी है बिजनेस की? एक्सटर्नल लायबिलिटी है। क्लियर है आप लोगों को? पक्का?
इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी, इन दोनों में कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों का? पक्का? आर यू श्योर? अब आप लिखो इंटरनल लायबिलिटी का मतलब क्या होता है। मीनिंग ऑफ इंटरनल लायबिलिटी लिखो प्लीज। इंटरनल लायबिलिटी क्या होता है? मीनिंग ऑफ इंटरनल लायबिलिटी, आप इसको कह सकते हो बेटा, इट इज एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय, इन्वेस्टमेंट है बट किसने करी है? मेड बाय ओनर इन कैश और इन काइंड इनटू हिज या हर बिजनेस। या बेटा इसको अपोजिट बिजनेस के हिसाब से बोले तो लिखेंगे दिस इज द अमाउंट पेबल बाय बिजनेस टूवर्ड इट्स ओनर। ये दोनों अलग अलग तरीके से बताया बेटा मैंने। येलो में लिखा है ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इट इज एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय द बिजनेस, मेड बाय द ओनर। ओनर ने जो इन्वेस्टमेंट की है, कहां की है? इनटू हिज बिजनेस, उसके बिजनेस में, इन कैश और इन काइंड। इन कैश और इन काइंड का मतलब है बेटा, आप अगर अपने बिजनेस को पैसे दे दो तो इन कैश आपने इन्वेस्टमेंट करी है। सपोज करो आपके पास बेटा एक एसी है और आपके बिजनेस को एसी चाहिए, तो मार्केट से भी तो आपका बिजनेस एसी खरीदेगा ना। तो आपने क्या किया, मेरे घर पे एक स्पेयर एसी पड़ा है, उस एसी को ऑफिस में इंस्टॉल करवा दिया। तो उसकी कोई वर्थ है या नहीं है? कोई तो कॉस्ट होगी ना बेटा। मान लो उसकी कॉस्ट है 15,000 रुपए, तो मैं मानूंगा आपने एक तरह से अपने बिजनेस में कितना रुपया इन्वेस्ट कर दिया? 15,000। मतलब आप कैश के अलावा भी कुछ और दे सकते हो, गुड्स दे सकते हो, एसी दे सकते हो, फर्नीचर दे सकते हो, व्हीकल दे सकते हो। उसकी जो वैल्यू होगी बेटा वो मान ली जाएगी आपने अपने बिजनेस में क्या कर दिया? इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है। और इसी चीज को अगर मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो बताओ ये बिजनेस की इन्वेस्टमेंट है या बिजनेस की लायबिलिटी है? ये बिजनेस की लायबिलिटी है। इसलिए मैंने क्या लिखा? दिस इज द अमाउंट, क्या लिखा है? अमाउंट पेबल। क्योंकि व्हाइट कलर में मैं बेटा बिजनेस के पॉइंट से बता रहा हूं, दिस इज द अमाउंट पेबल। इसका मतलब है बिजनेस ने जो पैसा देना है, किसको देना है? टुवर्ड इट्स ओनर, अपने मालिक को। वो बिजनेस की कौन सी लायबिलिटी कहलाएगी बेटा? इंटरनल। और इसका एग्जांपल कौन सा लिखेंगे हम? फॉर एग्जांपल बताओ, कैपिटल। कैपिटल बेटा लिख लो, फॉर एग्जांपल कैपिटल। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? पक्का? गुड। अब नेक्स्ट लिखो बेटा, एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी, मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब एक्सटर्नल लायबिलिटी के लिए बेटा ये येलो वाला नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक्सटर्नल लायबिलिटी का मतलब इन्वेस्टमेंट थोड़ी होता है। एक्सटर्नल लायबिलिटी के लिए जैसे व्हाइट में लिखा है ना वैसे लिखेंगे। लिखो दिस इज द अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस, दिस इज द अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस। एक्सटर्नल लायबिलिटी का मतलब लिखना है बेटा, क्या लिखोगे आप? एक्सटर्नल लायबिलिटी का मतलब दिस इज द अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस। इसमें लिखा था मैंने इंटरनल में टूवर्ड इट्स ओनर, तो एक्सटर्नल में क्या कर दूंगा मैं? टूवर्ड्स अदर देन ओनर। लिखो टूवर्ड्स अदर देन ओनर। ओनर को छोड़ के किसी का भी पैसा देना है बेटा, वो बिजनेस की एक्सटर्नल लायबिलिटी होगी।
टुवर्ड्स अदर देन ओनर, अदर देन इट्स ओनर या अदर देन ओनर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम, लिखो लोन फ्रॉम बैंक, अगर हमने बैंक से लोन ले रखा है, हमारे बिजनेस ने अगर बैंक से लोन ले रखा है तो बिजनेस की कौन सी लायबिलिटी है, एक्सटर्नल। सैलरी पेबल, अगर हमने अपने इंप्लॉइज का पैसा देना है तो कौन सी लायबिलिटी है बेटा, एक्सटर्नल। रेंट पेबल, अगर हमने अपने ऑफिस का रेंट देना है, मतलब पे नहीं किया अभी तक, तो कौन सी लायबिलिटी है, एक्सटर्नल। इसके कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जब आएगा तो हम धीरे धीरे एक एक वर्ड करके पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। अब देखो आप लोग ये डे 1 से एक एक चीज सीख रहे हो, इंटरनल लायबिलिटी का मतलब क्या है, एक्सटर्नल लायबिलिटी का मतलब क्या है, इंटरनल लायबिलिटी में क्या क्या आता है, एक्सटर्नल लायबिलिटी में क्या क्या आता है। यही है एबीसीडीज ऑफ अकाउंट्स। अगर हमने अपनी एबीसीडीज ऑफ अकाउंट्स को अच्छे से नहीं किया स्टार्टिंग में, तो बेटा अकाउंट्स आगे जाके आपके लिए टफ होता चला जाएगा। और अगर आपने इन बेसिक्स को क्लियर कर लिया तो बेटा ये मेरा पर्सनल प्रॉमिस है, अकाउंट्स आपकी जिंदगी का, आज तक पता नहीं कितने सब्जेक्ट पढ़ के आए हो आप, कितनी क्लासेस पढ़ के आए हो आप लोग, अपनी जिंदगी की सबसे फेवरेट क्लास 11th क्लास होगी, और सबसे बेस्ट जो आपका सब्जेक्ट होगा 11th क्लास में वो अकाउंटेंसी होगा। उसका रीजन है कि आपके बेसिक्स डे 1 से क्लियर है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। क्लियर, चले आगे बेटा, चलो चलते हैं आगे। नेक्स्ट, इंटरनल लायबिलिटी एक्सटर्नल लायबिलिटी का मीनिंग हमारा क्लियर है। हमने लास्ट जो एग्जांपल लिया था तो ये माना था कि मालिक ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हैं बेटा बिजनेस के अंदर, और बैंक ने बिजनेस को कितना दिया है, 5 लाख। तो अगर हमारा फुटवियर बिजनेस 10 लाख रुपए ओनर से ले ले, 5 लाख रुपए बैंक से ले ले, तो कितना पैसा आ गया हमारे पास, 15 लाख रुपए, है ना। तो ये 15 लाख से हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं। फुटवियर का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल्स मैं लूंगा, आप बस आंसर करते जाना, अभी लिखना कुछ नहीं है, ठीक है। सपोज करो बेटा हम पूरी साल की एक समरी बना लें अगर, कि हमने क्या क्या एक्सपेंसेस किए। ये बेटा पर एनम है, जो भी अमाउंट होगा वो पर एनम होगा बेटा, ठीक है। एक साल में मैंने क्या क्या खर्चा किया वो मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं। 15 लाख रुपए बेटा हमारे बिजनेस के पास था। अब इस 15 लाख रुपए से हमें फुटवियर का बिजनेस स्टार्ट करना था, राइट। स्टार्टिंग के लिए हम ले लेते हैं, ट्रेडिंग ही कर लेते हैं। तो एक बात बताओ बेटा, अगर आप कोई बिजनेस करते हो, रोड पे बैठ के करोगे या कोई मतलब ऑफिस वगैरह लेना पड़ेगा, ऑफिस लेना पड़ेगा। हमारे पास तो ऑफिस है नहीं। अगर हमने अभी 15 लाख रुपए बिजनेस में लगाए हैं तो अभी ऑफिस तो लेना पड़ेगा। तो एक छोटा सा अमाउंट ले लेते हैं, कोई छोटा सा ऑफिस लेते हैं। मान लो हमने कोई स्पेस लिया बेटा मार्केट से 10,000 पर मंथ के हिसाब से, तो 12 महीने के हिसाब से कितना खर्चा हो जाएगा ऑफिस का, 1,20,000। तो मैं यहां पे लेता हूं बेटा रेंट एक्सपेंसेस। आपके ना ऑफिस के एक्सपेंसेस 1,20,000 हो गए बेटा, ये हमने एज्यूम कर लिया। ऑफिस के एक्सपेंसेस कितने हो गए, 1,20,000। अब बेटा ऑफिस लेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा भी आएगा, वाटर के चार्जेस भी आएंगे। तो हम इलेक्ट्रिसिटी, वाटर चार्जेस का भी एक एक्सपेंस ले लेते हैं, लमसम पूरे साल का ले लेते हैं बेटा 30,000। ये पूरे साल का हो गया। अब मंथली हमें नहीं जाएंगे। अब बताओ बेटा ऑफिस ले लिया, इलेक्ट्रिसिटी भरा है, तो कुछ स्टाफ भी रखना पड़ेगा या बिना स्टाफ अकेले कर लेंगे। ओनर अकेला हो सकता है, स्टाफ तो चाहिए ना साथ में बेटा, स्टाफ चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए। तो हमारा सैलरी का एक्सपेंस हो गया बेटा, सैलरी या फिर आप कहो वेजेस, मजदूरी। हमने मान लो 20,000 सैलरी के ऊपर खर्च कर दिया, ठीक है। और क्या क्या खर्चे हो सकते हैं हमारे बिजनेस में बेटा। अब एक आपसे पूछ रहा हूं, अगर आप बेटा कोई काम कर रहे हो फुटवियर का, तो क्या बेचोगे, जूते बेचोगे। तो जूते कब बेचोगे, जब आप जूतों को खरीदोगे। बनाओगे तो रॉ मटेरियल खरीदोगे। तो मैं कह रहा हूं आपने रॉ मटेरियल भी खरीदा होगा बेटा, जिसको बेचना है वो चीज तो खरीदनी पड़ेगी ना। मान लो रॉ मटेरियल बेटा हमने 80,000 रुपए का खरीदा पूरे साल का। अब आप कहोगे सर बस इतना सा 80,000, अभी अमाउंट पे मत जाओ बेटा, कॉन्सेप्ट पढ़ना है हमें। वैसे एग्जांपल ले लिया कि 80,000 का हमने रॉ मटेरियल खरीदा है, ठीक है। और क्या क्या खर्चे होंगे बेटा। आप कहोगे सर अगर ऑफिस लिया है तो फिर टेबल फर्नीचर वगैरह चाहिए नहीं चाहिए। मैं कहूंगा बिल्कुल चाहिए बेटा, ये लो जी, फर्नीचर वर्ड यूज कर रहा हूं। अब इसके अंदर सारी चीजें आ जाएंगी बेटा,
मान लो हमने फर्नीचर यूज किया, खरीदा बेटा 60,000 का, ठीक है। अब आपको सर फर्नीचर के साथ साथ अब हमें थोड़ा सा एसी वगैरह भी खरीदना पड़ेगा, है ना, ऑफिस इक्विपमेंट्स में आ जाएगा ये, राइट। तो मैं ऑफिस इक्विपमेंट्स वर्ड यूज कर लेता हूं, ऑफिस इक्विपमेंट्स, या मैं इसको एसी वर्ड यूज कर सकता हूं, ठीक है। ब्रैकेट में कर देता हूं एसी। हमने एसी खरीद लिए अपने ऑफिस के लिए, कितने के खरीद लिए बेटा? 40,000 के। एक एसी खरीद लिया हुआ 40,000 रुपए का। और क्या क्या होंगे बेटा खर्चे? फुटवियर का बिजनेस करेंगे तो और खर्चे कुछ दिमाग में आ रहा है या मैं ऐसे क्लोज करूं बस अब इनको? चलो दिमाग में तो आ रहा है, बट उनको ना एक कैटेगरी दे देते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। कुछ और भी एक्सपेंसेस हुए होंगे छुटर मुटर, अब सबके नाम क्या लिखने? छोटे छोटे खर्चे हो गए बेटा, साफ सफाई करवाई होगी ऑफिस का, आने जाने का कन्वेंस किराया, है ना, तो छोटे मोटे खर्चे हुए होंगे, वो मैं सारे 10,000 में ले लेता हूं। आप मुझे टोटल करके बताओगे बेटा एक साल में पूरा टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया? टोटल एक्सपेंडिचर एक साल में कितना एक्सपेंडिचर हो गया बेटा? टोटल कर लो, पक्का लिख लो जी 3,60,000 रुपये, या एक बार टोटल करना चाहते हो दोबारा? 1 20 1 50 1 70 1 70 और 80, 2.5 2.5 और 60, 3 10 3 50 और 10 3 60, 3,60,000 बेटा आपने खर्च कर दिया पहली साल में। अब बिजनेस के पास 15 लाख रुपए था, उसमें से 3,60,000 रुपए हमने क्या कर दिया बेटा? खर्च कर दिया। क्लियर? इतना एक साल में आपने बेटा इतना सारा खर्चा कर दिया। आपने ऑफिस भी लिया, आपने एम्प्लॉइज भी रखे, आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी भरा, आपने रॉ मटेरियल भी खरीदा, आपने पानी के खर्चे भी भरे, सब कुछ खर्चे करे बेटा। अब एक बात बताओ, जो ये रॉ मटेरियल खरीदा था ना आपने 80,000 का, ये खरीद के हमारे साथ पड़ा होगा या कुछ बेचा भी होगा बेटा? बेचा भी होगा, सेल किया होगा। अच्छा 80,000 का रॉ मटेरियल खरीदोगे, 80 में बेच दोगे? हाई रेट बेटा, हम ज्यादा रेट में बेचेंगे। क्यों बेचेंगे ज्यादा रेट में? क्योंकि हमने और खर्चे भी किए हैं, वो भी तो निकालने हैं, और फिर साथ में क्या भी कमाना है? प्रॉफिट। तुमने क्या किया बेटा? तुमने सेल करी, यहां ध्यान से देखना, तुमने ना सेल की है। सेल मतलब बेचना। आपने सेल करी है बेटा 3,50,000 की एक साल में, यानी पूरा माल आपने सोल्ड कर दिया बेटा। 80 का 80,000 माल बेच दिया सारा, और कितना पैसा मिला बेच के? 3.5 लाख रुपए। 80,000 का माल बेटा 3.5 लाख रुपए में बेचा आपने, तो काफी मल्टीप्लाई कर दिया। अब बताओ खर्चा किया बेटा आपने 3,60,000। अब दिमाग लगाना अपना, ऐसे मत बोलना। एक साल में कितना खर्चा किया आपने? 3 लाख, और सेल कितनी करी? आपसे पूछना चाहता हूं बेटा, आप लोग बताओ, देयर इज ए प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट लिखूं या लॉस लिखूं? प्रॉफिट ब्रैकेट में लिख रहा हूं, लॉस लॉस लिखूं आंसर में या प्रॉफिट लिखूं? लॉस। कैसे पता लगा लॉस है बेटा? आप कहोगे सर हमने खर्चे कितने कर दिए? 3,60,000, और पैसा कितना मिला एक साल में? 3,50,000। 10,000 रुपए का लॉस हो गया, क्योंकि हमें 10,000 कम रिकवर हो पाई, और माल हमारे पास कुछ है नहीं, माल तो हमने सारा बेच दिया। अगर आपने माल सारा बेच दिया तो कम से कम खर्चे निकलने चाहिए थे, तो आपके अकॉर्डिंगली 10,000 लॉस है। ठीक है, ये आपके अकॉर्डिंगली है, मेरे अकॉर्डिंगली नहीं है। आपके अकॉर्डिंगली 10,000 लॉस है, और कोई भी बेटा एक कॉमन मैन को जब वो देखेगा तो लॉस नजर आएगा। वो कहेगा यार एक साल में 3,60,000 खर्च कर दिया और हमें मिला कितना? ओनली 3,50,000 मिला, तो 10,000 ओ माय गॉड हमने लॉस कर दिया बिजनेस के अंदर। नहीं, नो। अगर आप लोगों को अकाउंट्स की नॉलेज है, जो आपने बेटा स्टार्ट करी है 11th क्लास में, अगर आपको अकाउंटिंग का असली मीनिंग पता है, अकाउंटिंग क्या होती है वो पता है, अगर आपकी एबीसीडीज क्लियर है अकाउंट्स की, तो आप कभी नहीं कहते बेटा इसने लॉस किया है।
अगर आपको अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है और आप अगर इस पिक्चर के साथ अपने पेरेंट्स के पास जाओ कि पापा मैं तो 10,000 लॉस करके बैठ गई, इसका मतलब हम डांट खाएंगे घर पे जाके? नहीं, डांट खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट करके दिया है, बस आपको नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हमें लैंग्वेज ऑफ अकाउंट्स या लैंग्वेज ऑफ बिजनेस नहीं आती है। बिजनेस की जो लैंग्वेज है अकाउंटिंग, उस अकाउंटेंसी का असली मीनिंग अभी तक हमें नहीं पता, इसलिए हम कह रहे हैं लॉस है। अब जब मैं आपको जस्टिफाई, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बोला था बेटा, कोई भी चीज होगी तो उसका रीजन दूंगा, लॉजिक दूंगा, कॉन्सेप्ट दूंगा। जब तक हम सेटिस्फाई नहीं होंगे, जब तक हम कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अभी तक मैं आप लोगों के साथ हूं कि 10,000 का लॉस है, बट इस लॉस को मैं जब प्रॉफिट में कन्वर्ट करवाऊंगा ना, मैं तुम्हारे मुंह से कहलवाऊंगा, मुझे कुछ नहीं करना। आप खुद कहेंगे नहीं सर अब समझ में आया, ये तो प्रॉफिट है, लॉस तो है ही नहीं, हमें दिखाई नहीं दिया, बट प्रॉफिट है, लॉस नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने स्टार्टिंग में लिखा था बेटा पर एनम, पर एनम मतलब ये सारी फिगर कितने साल की? 1 साल की। आपसे पूछ रहा हूं रेंट के एक्सपेंसेस 1 साल के हैं या 10 साल के हैं? 1 ईयर के। सेकेंड ईयर बिजनेस करना पड़ेगा तो दोबारा रेंट देना पड़ेगा मालिक को या काम चल जाएगा फ्री में? दोबारा रेंट देना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी का बिल अगले साल भी भरना पड़ेगा या काम चल जाएगा फ्री में? भरना पड़ेगा। सैलरी इंप्लॉइज को दोबारा अगले महीने मतलब अगले साल भी सैलरी देनी पड़ेगी या काम चल जाएगा बेटा? देनी पड़ेगी। रॉ मटेरियल अगले साल दोबारा खरीदना पड़ेगा, बेचना है तो खरीदना पड़ेगा। मिसलिनियस एक्सपेंसेस भी हर साल करने पड़ेंगे। बट बेटा ये जो 2 अलग कलर में मैंने एसेट्स लिखी थी, एक्सपेंडिचर्स लिखे थे, इनके बारे में बताओ मुझे। फर्नीचर और एसी अगली साल दोबारा खरीदना पड़ेगा या इन्हीं में काम चल जाएगा? इनमें काम चल जाएगा। ये एसी लगा दिया बेटा मैंने इस साल, अगली साल दोबारा एसी लगाऊंगा। आप घरों में कभी एसी लगाते हो दूसरी साल? बताओ, मैं एज्यूम कर सकता हूं कि एसी 10 साल तक चल जाएगा? कैन आई एज्यूम? मतलब एस्टिमेट बेसिस पे चले 6 साल, बट एज्यूम करके चलूं 10 साल चल जाएगा, मान सकता हूं? मान सकते हैं। 1 साल तो नहीं चलेगा, 1 साल से तो ज्यादा ही चलेगा या 1 साल तक ही चलेगा? आप बताओ क्या मानते हो, 1 साल से ज्यादा या ओनली 1 साल? ये सेल कितने साल की है बेटा? 1 साल की है, 10 साल की है? सारी चीजें 1-1 साल की हैं बेटा। हर खर्चा 1-1 साल का है। सेल भी हमारी 1 साल की है। फिर ये 2 एक्सपेंडिचर क्यों हैं 10 साल के? इन दोनों खर्चों का बेनिफिट आप 1 साल से ज्यादा तक लोगे या ओनली 1 साल तक लोगे? 1 साल से ज्यादा तक बेनिफिट लोगे इन दोनों का। फर्नीचर 1 साल से ज्यादा तक चलेगा, एसी भी 1 साल से ज्यादा तक चलेगा। तो इन सारी चीजों में बेटा 2 खर्चे ऐसे हुए जिनकी पेमेंट तो हमने पहले साल में कर दी, बट उनका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर तक लेंगे। उनका बेनिफिट कितने साल तक देंगे बेटा? मोर देन 1 ईयर तक। अब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं बेटा, इन दोनों की वजह से हमने पहले साल सेल करी, फर्नीचर और एसी नहीं होता सेल नहीं हो पाती, क्या दूसरी साल में नहीं करेंगे इनकी वजह से सेल? क्या तीसरी साल में नहीं करेंगे? हर साल इनकी सेल होती रहेगी जब तक ये चीज चलेंगी। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं ये 10 ईयर्स तक चलेंगी। कितने साल तक चलेंगी? एज्यूम कर लेता हूं बेटा इन दोनों का खर्चा 60 और 40, 1 लाख रुपए हो गया। ये 1 लाख रुपए का खर्चे का बेनिफिट हम कितने साल तक लेंगे? 10 ईयर्स तक। बेटा अगर 1 लाख रुपए के खर्चे का बेनिफिट अगर 10 ईयर्स तक लोगे तो डिवाइड कर दो 1 लाख को 10 से, हर साल इनका खर्चा कितना हुआ? 1 साल का खर्चा कितना हुआ बेटा? इन दोनों खर्चों का टोटल कितना है? 1 लाख। और ये दोनों कितने साल तक चलेंगी? 10 साल तक। तो बेटा एक खर्चे को 10 साल में डिवाइड करना है तो पर एनम कितना हुआ? एनुअल खर्चा 10,000। तो आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने दिल पे हाथ रख के सोचो और देखो और बताओ मुझे कि इन दोनों की बजाय हमें खर्चा ओनली 10,000 लेना चाहिए पहली साल का या 1 लाख रुपए लेना चाहिए? बताओ। फर्स्ट ईयर में इन खर्चों का बर्डन हमें 1 लाख रुपए डाल देना चाहिए पहली साल पे या 10,000 रुपीज डाल देना चाहिए? ओनली 10,000। बेटा कोई चीज आपको 10 साल तक बेनिफिट दे रही है तो उस खर्चे को कितने साल में डिवाइड करना चाहिए बताओ आप लोग? 10 में। क्लियर है ना? अगर आप तीनों चारों पांचों बच्चे बेटा एक कहीं
रेस्टोरेंट में जाते हो पार्टी करने के लिए और इसकी पेमेंट एक बच्चा कर देता है, तो सबके अंदर खर्चा बंटना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, एक के ऊपर बर्डन आना चाहिए। सब में बंटना चाहिए, सब में क्यों बंटना चाहिए? रीजन, तुम सारे खर्चा क्यों दोगे? क्योंकि तुम सबने उसका क्या लिया? बेनिफिट लिया। अगर बेनिफिट सारे लेंगे तो खर्चा भी सब डिवाइड करेंगे आपस में, ये रूल है ना बेटा। तो इन दोनों खर्चों का बेनिफिट ओनली पहले साल में लिया जाएगा या आने वाले 10 साल तक लिया जाएगा? आने वाले 10 इयर्स तक लिया जाएगा। तो बेटा इन खर्चों का जो प्रोपोर्शंस है वो कितने सालों में डिवाइड हो जाना चाहिए? 10 इयर्स में। तो 1 लाख को 10 से डिवाइड करोगे तो हर साल कितना मानेंगे? 10,000 रुपीज। ये एक अजम्पशन बेसिस पे लिया है, आगे आगे जैसे पढ़ेंगे हम तो मेथड्स आएंगे तो वो करेंगे, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली मैं इवन मान के चलूं, हर साल अगर इवन बेनिफिट लेंगे तो 1 लाख को 10 से डिवाइड करने से लगता है एवरी ईयर हम 10,000 का बेनिफिट लेंगे। तो 1 लाख का बर्डन हम पहले साल में नहीं डालेंगे। ये पहले साल की क्या गलती बेटा? फर्स्ट ईयर अगर हमने सेल करी है तो सेकेंड ईयर सेल होंगी या नहीं होंगी? सेकेंड ईयर भी तो सेल होंगी ना बेटा। अब आप बताओ, सेकेंड ईयर अगर सेल होंगी तो क्या इन दोनों का योगदान नहीं होगा सेल करने में? जितना फर्स्ट ईयर में योगदान है उतना ही सेकेंड ईयर में होगा, उतना ही थर्ड ईयर में होगा। तो इन खर्चों का 10 साल में डिवाइड करना जरूरी है। इन खर्चों का पूरा बर्डन पहले साल पे डालना ठीक नहीं है। क्लियर हुआ आपको? पक्का बताओ, हुआ नहीं हुआ? हुआ ना। अब इसका एक और एग्जांपल दूंगा तुम्हारी स्टडी से रिलेटेड, उस पे भी मुझे बताना। आपके बेटा अकाउंट्स के ना 2 साल हैं, 11th और 12th। हम 2 ही साल पढ़ाते हैं, 11th स्टैंडर्ड्स भी और 12th स्टैंडर्ड भी। 11th में भी अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, 12th में भी हम अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। आपने बोला सर अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की फीस क्या है दोनों सब्जेक्टों की? मैंने बोला बेटा 45,000। आपने बोला सर 12th क्लास में फीस क्या है अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की? मैंने कहा बेटा अगर अभी एडमिशन कराते हो 12th का तो 45,000। तो आपने बोला सर 11th क्लास में भी दोनों सब्जेक्टों की फीस 45, 12th क्लास में भी दोनों सब्जेक्टों की फीस 45, तो दोनों साल की फीस कितनी हो गई? 90,000। आपने बोला सर ये पकड़ो 90,000, हमारा 2 साल का एडमिशन हो गया आपके यहाँ पे। अब नेक्स्ट ईयर अगर आप फीस इंक्रीज भी करोगे, बढ़ाओगे भी, तो वो हम पे नहीं करेंगे बड़ी हुई फीस, हम तो आपको 90,000 रुपीज दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है? हो सकता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं बेटा, आप अपने दिल से बताओ, आपका 11th क्लास का खर्चा 90,000 है या नहीं है? 11th क्लास का खर्चा 90,000 है या नहीं है? 90,000 कौन कौन सी क्लास की फीस है बेटा बताओ? 11th। और तो खर्चा किसका है, 11th का या 12th का? दोनों का। क्यों है दोनों का? क्योंकि आप कहोगे सर 90,000 में से आधा बेनिफिट तो 11th में लेंगे और आधा बेनिफिट 12th में लेंगे, तो इस खर्चे को हम पूरा का पूरा 11th क्लास पे बर्डन नहीं डाल सकते। अगर हमसे कोई बाहर पूछेगा हमारा फ्रेंड कि सर की 11th क्लास की फीस कितनी है, तो आप 90 बताओगे या 45 बताओगे दोनों सब्जेक्टों की? 45,000 बताओगे ना दोनों सब्जेक्टों की बेटा। तो आपके अकॉर्डिंगली बताओ 11th क्लास का खर्चा कितना हुआ आपका? 45,000। बट पेमेंट कितनी करी आपने? 90। बट 90,000 पेमेंट करने से क्या मतलब बेटा? उसका बेनिफिट तो आप नेक्स्ट ईयर लोगे ना, तो उसका खर्चा आप 11th पे तो नहीं डाल सकते। कहीं बाहर जाके आप ये तो नहीं कह सकते कि सर 11th क्लास की फीस 90 लेते हैं, नहीं। आप कहोगे 11th क्लास की फीस 45 लेते हैं, हमने 90 पे करी है, तो क्या हो गया? उसका बेनिफिट हम 2 साल तक लेंगे, तो 1 साल का खर्चा हमारा 45, दूसरी साल का खर्चा भी हमारा 45। अब बताओ समझ आया नहीं आया? आया ना बेटा। तो ऐसे ही जब फर्नीचर और एसी खरीदा गया, तो एसी का बेनिफिट 10 साल तक लेंगे ना, जैसे तुमने 2 साल तक बेनिफिट लिया, तो एसी का खर्चा कितने साल में डिवाइड हो जाना चाहिए? 10 इयर्स में। लॉजिकल है चीज या अकाउंट्स हमें रट्टा लगवा रहा है? ये तो लॉजिकल है बेटा, लॉजिक है, ठीक है। अब अकाउंट्स के अंदर क्या वर्डिंग यूज करी वो बताऊंगा आपको। मैंने आपको प्रूव करना था दिस इज राइट, दिस इज ए कॉन्सेप्ट, बट पहले आंसर बताऊंगा। 1 लाख रुपए खर्चा लूं अब पहले साल में या ओनली 10,000 लूं? 1 लाख को 10 साल से डिवाइड किया तो एवरी ईयर 10,000, तो इसलिए मैंने बेटा इस पे कांटा लगा दिया, इन दोनों का खर्चा 10,000। अब दोबारा टोटल करें खर्चों का, आओ करते हैं। 1 20 प्लस 30 कितना हो गया? 1 50, 1 50 और 20 1 70 और प्लस 80 2.5 लाख, 2.5 लाख प्लस 10,000 2 लाख 60 प्लस 10 2 लाख 70, यानी अब ये 3 लाख 60 हजार खर्चा नहीं है,
2,70,000 रुपए का खर्चा है बेटा। यानी हमने पहले साल में कितना खर्चा किया? ओनली 2,70,000। सेल कितने की करी? 3,50,000। अब बताओ प्रॉफिट नजर आ रहा है या लॉस नजर आ रहा है? कितना? हाँ जी 80,000। अब प्लस में लिखूंगा 80,000 प्रॉफिट है। 2,70,000 खर्च की एक साल में, 3.5 लाख रुपए की सेल करी, तो 270 और 3.5 लाख का डिफरेंस कितना है? 80,000 ज्यादा है सेल। इट मींस देयर इज ए प्रॉफिट। तो बताओ हमने फर्स्ट ईयर बहुत अच्छा प्रॉफिट करके दिखाया या नहीं करके दिखाया? करके दिखाया ना। अब सारा खेल किसका है बताओ? अगर हमें अकाउंट्स ना आते हो, अगर मुझे अकाउंटिंग का मतलब ना पता हो बेटा, तो आप बताओ मुझे, क्या हम अपने बिजनेस के करेक्ट प्रॉफिट कभी निकाल पाएंगे? अगर आपको अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है। दैट्स व्हाई अकाउंटेंसी को बोला गया दिस इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। क्योंकि बिजनेस के प्रॉफिट पता ही नहीं हो सकते जब तक हमें अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं सबसे, आप लोग बताओगे मुझे आंसर पहले वाला ठीक लग रहा था दिल से या अब वाला आंसर ठीक लग रहा है? अकाउंट्स में क्या लिखा छोड़ दो, आपको करेक्ट आंसर कौन सा लग रहा है? 10,000 का हमारे बिजनेस ने लॉस किया वो बेटर था, या हमने 80,000 का प्रॉफिट किया है वो बेटर है? हमने 80,000 का प्रॉफिट किया है वो बेटर है। पता है क्यों बेटा? जब आप नेक्स्ट ईयर आओगे ना, ईयर नंबर 2 पे, सेकेंड ईयर में, सारे खर्चे करोगे, सेल भी करोगे, क्या ये 2 वाले खर्चे दोबारा करोगे दूसरे साल में? सेकेंड ईयर में फर्नीचर खरीदोगे दोबारा? एसी खरीदोगे दोबारा? नहीं बेटा, ये दोनों एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जो 10 साल तक बेनिफिट देंगे, इनको अब नेक्स्ट ईयर खरीदेंगे नहीं, तो खर्चा भी नहीं करेंगे, बट यूज तो करोगे। खर्चा नहीं करोगे तो क्या हो गया? यूज तो करोगे उस चीज को। तो बताओ बेटा, उस चीज को अगर आपने यूज किया तो उसका कुछ हिस्सा सेकेंड ईयर में खर्चा डलना चाहिए नहीं डलना चाहिए? डलना चाहिए। इसलिए हमने 1 लाख को 10 से डिवाइड करके एवरी ईयर हर साल कितना कितना खर्चा डालेंगे बेटा? 10,000 10,000 10,000 10,000। क्लियर हो गया? पक्का? अब देखो अकाउंट्स के अंदर क्या लिखा गया। कुछ एक्सपेंडिचर्स ऐसे हैं ये येलो वाले, जो येलो कलर में है ना बेटा, राइट? येलो कलर वाले कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जिनको मैं येलो कलर में लिख देता हूं। येलो कलर वाले एक्सपेंसेस के लिए अकाउंट्स में बोला गया ये रिवेन्यू एक्सपेंसेस है। कौन से एक्सपेंसेस हैं? रिवेन्यू एक्सपेंसेस। ये रिवेन्यू एक्सपेंसेस है। रिवेन्यू एक्सपेंसेस मतलब 1 साल के खर्चे, जिनका बेनिफिट 1 साल तक लिया जाएगा, वो कौन से खर्चे कहलाएंगे अकाउंट्स के अंदर? रिवेन्यू। जिन खर्चों का बेनिफिट 1 साल से ज्यादा के लिए लिया जाएगा, ये वाले खर्चे, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। कौन से एक्सपेंडिचर्स? कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। अब आप कहोगे सर कैपिटल का मतलब तो आपने बताया था जो पैसा मालिक का देना है। बेटा यहां कैपिटल का मतलब उससे नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर एक कैटेगरी रख दी गई, यानी आप कोई भी बिजनेस करोगे बेटा, तो जिस साल में आप बिजनेस कर रहे हो, मान लो दिस इज फर्स्ट ईयर ऑफ आवर बिजनेस, इस बिजनेस में कुछ खर्चे ऐसे करोगे जिनका पूरा बेनिफिट 1 ही साल में ले लोगे, अगली साल बिजनेस करना है तो दोबारा खर्चा करना पड़ेगा। येलो कलर वाले सारे खर्चे दोबारा करने पड़ेंगे। Those expenditures are revenue expenditures। जिन खर्चों का बेनिफिट आप 1 साल से ज्यादा तक लोगे, यानी पेमेंट आज कर दी बट उसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर तक, 1 साल से ज्यादा तक लेंगे, Those expenditures are known as capital expenditures। कौन से एक्सपेंडिचर्स? तो बेटा 2 टाइप हो गई एक्सपेंडिचर की, एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से हो गए? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से हो गए बेटा? जिनका बेनिफिट 1 साल तक लेंगे। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से हो गए? जिनका बेनिफिट कितने साल तक लेंगे? मोर देन 1 ईयर तक लेंगे, मोर देन 1 ईयर तक। क्लियर है आपको? पक्का? गुड। अब और एक चीज समझो, ये दोनों कैपिटल एक्सपेंडिचर थे, 60 + 40 1 लाख रुपए। आप मुझे बताओ बेटा, इन दोनों में जो टोटल कॉस्ट 1 लाख रुपए लगी, उसका कुछ हिस्सा
कुछ बेनिफिट आपने फर्स्ट ईयर में भी लिया या नहीं लिया? लिया होगा ना। फर्स्ट ईयर में आपने फर्नीचर यूज नहीं किया होगा, फर्स्ट ईयर में आपने क्या कहते हैं एसी यूज नहीं किया होगा, किया होगा। आप कहोगे सर ये दोनों खर्चों का कुछ हिस्सा तो हमने फर्स्ट ईयर में भी यूज किया होगा, इसलिए आपने 10,000 खर्चा लिया ना दोनों का। 1 लाख को 10 से डिवाइड करके पहले साल में भी आपने इनका एक हिस्सा फर्स्ट ईयर में एक्सपेंडिचर माना ना 10,000। बेटा ये 10,000 क्या है? दिस इज कॉल्ड डेप्रीसिएशन। क्या नाम दिया गया है इसको? डेप्रीसिएशन। आप कहोगे सर ये डेप्रीसिएशन क्या होता है? अब ये है क्या डेप्रीसिएशन? अब नई टर्म आ गई है। तो डेप्रीसिएशन कुछ नहीं बेटा, आप एक बात बताओ, कोई भी अगर आप चीज खरीदोगे तो उसकी वैल्यू धीरे 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 कम होती जाएगी, नहीं होती जाएगी? मोबाइल खरीदोगे, मान लो आपने 40,000 का मोबाइल खरीदा, तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होगी या इंक्रीज होगी? कम होगी। क्यों कम होगी बेटा? ड्यू टू यूसेज। जैसे जैसे चीज को गाड़ी खरीदी नहीं, धीरे धीरे उसकी वैल्यू डाउन होती जाएगी ड्यू टू वियर एंड टीयर। यूज करने के कारण हर चीज की वैल्यू कम होती चली जाती है जनरली, ठीक है ना। तो बेटा जो एसेट की वैल्यू 1 साल में यूज होने के कारण कम हो जाती है या टाइम चले जाने के कारण कम हो जाती है, तो उस जो वैल्यू कम हुई है ना बेटा, दैट वैल्यू इज कॉल्ड डेप्रीसिएशन। वो कौन सी वैल्यू कहलाती है? डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का मतलब मैं आपको लिखवाऊंगा, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। एसेट की वैल्यू कम हो जाना ड्यू टू इट्स यूसेज या पैसेज ऑफ टाइम या एक्सीडेंट। इन तीनों कारणों में से या तो आपने यूज कर ली या यूज नहीं करी, टाइम चला गया। आपने नई गाड़ी लेके आए बेटा, घर के आगे खड़ी कर दी, यूज नहीं कर रहे, खड़ी कर दी, बस 1 साल हो गया, बताओ गाड़ी की वैल्यू कम होगी नहीं होगी? गाड़ी की वैल्यू कम होगी ना, पैसेज ऑफ टाइम। यूज कर ली, वैल्यू कम होगी नहीं होगी? यूसेज। आपने ना यूज करी ना टाइम गया, गाड़ी लेके आए, शोरूम के बाहर एक्सीडेंट हो गया, शोरूम के बिल्कुल निकलते ही एक्सीडेंट हो गया, तो बताओ क्या यूज करी आपने? नहीं। क्या टाइम गया उसको? नहीं। फिर भी वैल्यू कम हो जाएगी नहीं हो जाएगी? और काफी वैल्यू कम हो जाएगी। किस कारण? एक्सीडेंट के कारण। तो यूज, पैसेज ऑफ टाइम और एक्सीडेंट, इन तीनों कारणों से अगर किसी भी चीज की वैल्यू हमारी कम हो जाती है तो 1 साल में जितनी वैल्यू कम हुई है, दैट वैल्यू इज कॉल्ड डेप्रीसिएशन। क्या कहलाएगा बेटा? वो डेप्रीसिएशन। क्लियर है? अब बताओ डेप्रीसिएशन 1 साल का खर्चा होना चाहिए या 10 साल का? 1 साल का बेटा। कैपिटल एक्सपेंडिचर 10 साल का है। कैपिटल एक्सपेंडिचर किसका है? कितना है? बट कैपिटल एक्सपेंडिचर में से 10,000 कितने साल का है? पहले साल का है ना ये। तो 1 साल का खर्चा कौन सा बताया था मैंने? रिवेन्यू या कैपिटल? रिवेन्यू। तो डेप्रीसिएशन भी बेटा एक तरह से कैपिटल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कौन सा एक्सपेंडिचर है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। ये दोनों कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बट इनका जितना हिस्सा हमने पहले साल में यूज कर लिया वो कौन सा खर्चा बन जाएगा? फिर रिवेन्यू। क्लियर? अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं बेटा, अगर आपको किसी बिजनेस का प्रॉफिट निकालना है, क्या निकालना है? 1 साल का प्रॉफिट निकालना है और करेक्ट प्रॉफिट निकालना है, तो आप कौन से खर्चों को देखोगे? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कंसीडर करोगे या कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को? ओनली रिवेन्यू। कौन से खर्चे देखेंगे बेटा प्रॉफिट निकालने के लिए? ओनली रिवेन्यू। अब आप कहोगे सर ये टोटल खर्चा 270 था। मैंने कहा हाँ बेटा, आपने ये भी काउंट किया, ये भी, ये येलो वाले सारे खर्चे सर आपने काउंट करे, यानी रिवेन्यू खर्चे तो काउंट करे ही करे। बट सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर थे ना दोनों, फर्नीचर और ऑफिस इक्विपमेंट, इसका भी तो आपने कुछ हिस्सा काउंट किया ना 10,000, तो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर यूज तो कर लिया। मैं कहूंगा बेटा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। और 10,000 कितने साल का खर्चा है? 1 साल का। और उसका नाम मैंने क्या लिखवाया? और डेप्रिसिएशन को क्या बोल दिया फिर? रिवेन्यू। वो भी क्या बन गया? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अगर हमें बेटा अपने बिजनेस का प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट 10 साल के निकलेंगे या एनुअल निकलेंगे? एनुअल, हर साल निकलेंगे। 1 साल के प्रॉफिट अगर निकालने हैं तो सेल बताओ 1 साल की लोगे या 10 साल की सेल लोगे? 1 ईयर की सेल लोगे। एक्सपेंडिचर्स 1 साल के लोगे या 10 साल के लोगे? 1 साल के। तो येलो वाले यानी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसको नाम दिया गया, वो कितने साल के खर्चे हैं? ओनली 1 साल के। और जो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर थे 10 साल वाले, उसमें से हमने बस वही हिस्सा लिया 10,000 जो पहले साल का खर्चा था, और वो भी क्या कहलाएगा? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाम है डेप्रिसिएशन। क्लियर बेटा? इसमें कोई डाउट आपको? पक्का? आर यू श्योर? इसको एज इट इज आप अपनी कॉपी में बना लो,
फिर मैं आपको मतलब मीनिंग लिखवाऊंगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। पूरी लाइफ में बेटा जब तक तुम अकाउंट्स पढ़ोगे ना, इनके मतलब ना कभी भूलोगे, और जिसने भी आपसे इनका मीनिंग पूछा आप बहुत अच्छे से क्लियर कर दोगे उनको कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ज्यादातर बेटा दिस इज ए पार्ट ऑफ थ्योरी, जब आपको अकाउंट्स पढ़ाई जाएगी तो चैप्टर नंबर 2 आएगा बेटा, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। उसके अंदर थ्योरी है, छोटे छोटे एबीसीडीज है, उनमें लिखे हुए हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, और ज्यादातर बच्चे रट्टा लगा लेते हैं कि ये होता है इनकी मीनिंग। नहीं, अब मैं बुक्स में क्या लिखा है थ्योरी के रूप में वो लिखवाऊंगा, और आप उसको रिलेट करके देखना जो मैंने आपको समझाया है, आपको बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से बनाओ फास्ट। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, लिखो। These expenses are those expenditures whose benefit is completely exhausted in the same year in which they are incurred. फॉर एग्जाम्पल बेटा सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, कन्वेंस आने जाने का किराया बेटा, ठीक है, रिपेयर्स, वाटर चार्जेस, स्टेशनरी, और डेप्रिसिएशन भी एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाता है बेटा। ये सारे एक्सेट्रा, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं जिन खर्चों का बेनिफिट पूरा का पूरा, कंप्लीटली वर्ड यूज किया है मैंने, कंप्लीटली मतलब पूरा का पूरा बेनिफिट अगर आप एक साल में ले लेते हो, जिस साल में आपने स्पेंड किया है वो आपका कौन सा खर्चा हो गया फिर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब लिखो, यही लैंग्वेज होगी बट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, यहां से शुरू करो, दीज एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंडिचर्स, These expenses are those expenditures, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के लिए बेटा नया हेडिंग डालो, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। These expenses are those expenditures whose benefit is not completely exhausted. Whose benefit is not completely exhausted, यानी जिसका बेनिफिट पूरा का पूरा एग्जॉस्ट नहीं होता। कब नहीं होता पूरा का पूरा बेनिफिट एग्जॉस्ट? इन द सेम ईयर इन विच दे आर इनकर्ड, इन द सेम ईयर इन विच दे आर इनकर्ड, यानी ये वो खर्चे हैं बेटा जिनका बेनिफिट पूरा का पूरा एक ही साल में खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, ठीक है, आगे लिखो फुल स्टॉप के बाद, कॉस्ट ऑफ दीज एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ दीज एक्सपेंडिचर्स आर डिवाइडेड, कॉस्ट ऑफ दीज एक्सपेंडिचर्स आर डिवाइडेड इनटू, कितने सालों में लिखे, इनटू, कैन आई से मोर देन 1 ईयर,
कैन बी डिवाइडेड इनटू मोर देन 1 ईयर। मोर देन 1 ईयर में डिवाइड होती है बेटा इनकी कॉस्ट। जैसे हमने एक एग्जांपल लेके 1 लाख को 10 ईयर्स में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, नेक्स्ट लाइन में लिखो, इन अदर वर्ड्स वी कैन से, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दिस इज द, इट इज द कोस्ट, it is the cost, it is the cost which is incurred, which is incurred, incurred मतलब बेटा करना, spent, incurred मतलब होता है एक तरह से spent, खर्च करना। it is a cost which is incurred on purchasing a, on purchasing a fixed assets, on purchasing the लिख लो एक जगह, on purchasing the फिक्स्ड, FIXED, फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, फुल स्टॉप। अब फिक्स एसेट्स क्या होती हैं उनका मतलब हम आगे करेंगे बेटा। आप यही समझ लो फिक्स एसेट्स कौन सी होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो क्या होती हैं, फिक्स एसेट्स। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, जिनका बेनिफिट हम मोर देन 1 ईयर तक लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या लिखोगे इनमें, किस किस का बेनिफिट 1 साल से ज्यादा तक लेते हो, फर्नीचर, और बताओ, देखो देखो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा तक लिया जाता है। मोबाइल फोन, मोबाइल्स का भी 1 साल से ज्यादा तक लोगे। बिल्डिंग, बिल्डिंग का भी 1 साल से ज्यादा तक लोगे। कंप्यूटर्स, कंप्यूटर का भी 1 साल तक ज्यादा तक लोगे। कंप्यूटर के बाद और बताओ, व्हीकल्स, गाड़ी स्कूटी वगैरह खरीद ली, 1 साल से ज्यादा तक लोगे व्हीकल्स। और किसका बताओ, मशीनरी, कोई मशीन खरीदी है बेटा आपने तो मशीन का भी 1 साल से ज्यादा तक बेनिफिट लोगे। और बताओ क्या हो सकता है, ऑफिस इक्विपमेंट्स, एसी वगैरह, ऑफिस इक्विपमेंट्स होंगे जो 1 साल से ज्यादा तक बेनिफिट लोगे। और बताओ क्या हो सकता है, एक्सेट्रा लिख लो, ETC। और बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं बेटा, जब हमारे सामने धीरे धीरे चीजें आएंगी तो हम सारी चीजें कवर करेंगे बेटा, ठीक है। Thank you.